नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीम आर्ट में। तो दोस्तों, आज हम एक और महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 12th की जो ज्योग्राफी है और आपकी ये बुक फर्स्ट है जिसका चैप्टर है 4th, जिसका नाम है मानव बस्तियाँ। तो गाइज ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो सिलेबस है इस बार कम किया गया है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है गाइज, और साथ ही ये जो चैप्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं आपको भविष्य में आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन जानने को मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक और चीज दोबारा से बता देना चाहता हूँ कि ऐसा ही सेम एक चैप्टर आपकी जो वर्ल्ड वाली जो ज्योग्राफी है, यानी 12th क्लास की जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं हम भारत के बारे में ही पढ़ते हैं सारा का सारा। तो ऐसा ही चैप्टर आपका सेम आपकी वर्ल्ड वाली बुक के अंदर भी है। जिस भी स्टूडेंट ने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 40 से 50% चैप्टर आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका आधार भी वर्ल्ड वाला जो आपका मानव बस्ती वाला चैप्टर है उसके जैसा ही है। कहीं ना कहीं हम इससे थोड़ा सा जो अंतर है वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एग्जामिनर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, तो इसीलिए ध्यान में रखते हुए आज की जो वीडियो हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको सही समय पर आपके मोबाइल पर मिलती रहें। सो गाइज, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मानव बस्तियों से आप क्या समझते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मानव बस्तियों से आप क्या समझते हो या मानव बस्तियों से क्या अभिप्राय है। तो गाइज, अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो बस्तियां होती हैं वो घास फूस की, तिरपाल छप्पर घास फूस की जो घर होते हैं उनको हम बस्तियां बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये याद रखना है कि ज्योग्राफी में यानी भूगोल के अंदर मानव बस्ती का बहुत ही विस्तृत जो है अर्थ होता है। तो प्रत्येक वह बस्ती या फिर कहीं प्रत्येक वह स्थान जहां मनुष्य स्थायी निवास करता है, यहाँ परमानेंट रूप से रहता है, ठीक है ना, उसी मनुष्य के स्थान को, स्थायी निवास को हम मानव बस्ती के रूप में जानते हैं। ठीक है गाइस, यानी मनुष्य जहां पर भी स्थायी रूप से रहता है वो मानव बस्ती के रूप में ही जानी जाती है। हालांकि इसका स्वरूप अलग हो सकता है गांव के अंदर जहां वो रहता है उसका आकार अलग हो, उसका तरीका अलग हो रहने का, या फिर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहता हो शहरों के अंदर, वो तरीका अलग हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हर एक मनुष्य के जो निवास होता है उसे हम कहीं ना कहीं मानव बस्ती के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है गाइस, मानव बस्तियों के प्रकारों के बारे में बताइए। तो देखिए गाइस, पूरे मोटे तौर पर जब हम मानव बस्तियों को बांटते हैं, मोटे तौर पर हम दो प्रकार की मानव बस्तियों के बारे में बांटते हैं, एक ग्रामीण बस्ती, दूसरा है नगरीय बस्ती। तो गाइज, अब हम ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती को समझ लेते हैं कि ये है क्या। दोनों में अंतर मैं बता देता हूं आपको कि ग्रामीण बस्ती कौन सी होती है और नगरीय बस्तियां क्या होती हैं। तो ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियों के अंदर अंतर करके भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से अंतर भी समझ जाओगे आप, और दोनों में क्या मूलभूत परिभाषा होती है वो भी समझ जाओगे। तो अब देखिए, पहला पॉइंट जो है कि ग्रामीण बस्ती हम उसे कहते हैं जहां पर 75% आबादी गाइज वो प्राथमिक कार्यों में लगी होती है। प्राथमिक कार्य मतलब जो ऐसे कार्य जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करके हम कुछ उत्पादन करते हैं, तो ऐसे कार्यों में जो लगी होती है जनसंख्या, जहाँ की जिस भी क्षेत्र की 75% आबादी, उसको हम ग्रामीण बस्तियां कहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। इनके जो घर होते हैं वो अक्सर ज्यादातर जो होते हैं वो घास फूस के बने हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि घास फूस के ही बने हों, लेकिन ज्यादातर अधिकतर मामला ऐसा होता है कि कच्चे घर होते हैं, घास फूस के बने हुए होते हैं। इसके बाद गाइस, दूसरा पॉइंट आपको है जो नगरीय बस्ती उसे कहते हैं जहां पर 75% आबादी द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न होती है, यानी कहीं ना कहीं वो द्वितीयक क्रियाकलापों में और तृतीयक क्रियाकलापों को करते होंगे, और इनके जो घर होते हैं प्यारे बच्चों वो पक्की ईंटों के बने हुए होते हैं अधिकतर। तो अब ये मोटा मोटा जो अंतर पाया जाता है वो ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती के अंदर पाया जाता है। इसके बाद गाइस, आपका तीसरा पॉइंट है कि जो नगरीय बस्तियां होती हैं वो आर्थिक नोड के रूप में काम करती हैं। देखिए गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, आर्थिक नोड के रूप में कार्य करने का अर्थ होता है कि जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, जबकि हम बात करें नगरीय बस्तियों की तो नगरीय बस्तियों का आकार बड़ा होता है और वहां पर दूर दराज से सड़कें आकर के मिलती हैं। साथ ही वहां पर विशेष प्रकार के कार्य किए जाते हैं जो गांवों में नहीं होते हैं, विशेष प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं जो गांवों में नहीं दी जाती हैं। तो इस प्रकार से जो नगरीय बस्तियां होती हैं वो आर्थिक नोड बन जाती हैं, यानी एक केंद्र बन जाती है जहां पर आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। ग्रामीण जो आर्थिक क्रियाओं से थोड़ा अलग होती है, यहाँ पर विशेष प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है जो गांव में नहीं होती है या फिर ग्रामीण बस्तियों में नहीं होती है। तो आप देखिए, इसको बोल सकते हो। और ना केवल नगरीय बस्तियों को बल्कि पाश्चात्य भूमि के ग्रामीण बस्तियों को भी यहाँ से भोजन, कच्चे माल की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। देखिए, जो
नगरीय बस्तियां होती हैं वहां पर जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वो जो है नगरीय निवासियों को तो मदद करते ही हैं, सुविधाएं देती हैं, लेकिन जो नगरीय बस्तियां होती हैं वो ग्रामीण लोगों को भी भोजन, कच्चा माल आदि वस्तुओं को उपलब्ध कराती है। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच में प्रक्रियात्मक संबंध परिवहन और संचार परिपात के माध्यम से स्थापित होते हैं। यानी मैं आपको बता दूं कि नगरीय बस्तियां जो होती हैं और साथ में जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं उन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित होते हैं गाइस, उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण योगदान परिवहन का और संचार का होता है। यानी परिवहन और संचार के माध्यम से ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियों के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। और चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियां सामाजिक संबंधों, अभिवृत्तियों, दृष्टिकोणों और दृष्टि से भिन्न होती हैं। यानी देखिए गाइस, ग्रामीण का जो तरीका होता है लोगों का रहने का वो अलग होता है, साथ ही शहरों के अंदर जो नगरीय बस्तियां होती हैं उनके अंदर लोगों का रहने का तरीका अलग होता है। तो इसी प्रकार से वहां की जलवायु भी अलग होती है, रहने का तरीका, तो वो सभी चीजें जो है ना कहीं नगरीय बस्तियों को और ग्रामीण बस्तियों को भिन्न भिन्न कर देती हैं। ग्रामीण लोगों का जो काम होता है गाइस वो गतिशील होता है, यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए उनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं और साथ ही जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं उनके जो सामाजिक संबंध होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। आपने अभी भी देखा होगा कि आज भी आप गांव में जाइए तो आपको घरों के नंबर नहीं मिलते हैं, बहुत कम घर ऐसे होते हैं जिनके अंदर मकान के नंबर होते हैं। साथ ही वहां पर जितने भी घरों को जानते हैं लोग वहां पर नाम से ही या पिता के नाम से ही एक दूसरे को जान लेते हैं। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्र में जीवन का जो ढंग होता है वो जटिल होता है, तीव्र होता है और सामाजिक संबंध जो है वो केवल औपचारिक होते हैं, कहने के लिए होते हैं। वहां पर जीने का तरीका बहुत जटिल होता है, भागम भाग लगी रहती है। साथ ही जो सामाजिक संबंध होते हैं ग्रामीण के और नगरियों के वो बिल्कुल अलग होते हैं। ग्रामीणों में बहुत विस्तृत होते हैं, अच्छे संबंध होते हैं समाज के साथ में ग्रामीण लोगों के, जबकि नगरों के अंदर ऐसे जो संबंध होते हैं वो मात्र औपचारिकता होती है, दिखावा मात्र होती है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अंतर पाया जाता है ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियों के अंदर। तो गाइस मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ जो एक नंबर में बहुत बार पूछा गया है कि गैरीसेन नगर किसे कहते हैं, उनका कार्य और प्रकार बताइए। देखिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, गैरीसेन नगर क्या होता है। गैरीसेन नगर को आप छावनी भी बोल सकते हो, ठीक है, छावनी। देखिए छावनी क्या होती है गाइस, ऐसा स्थान होता है जहां पर सैनिक या सैनिकों को प्रशिक्षित देने वाली जो ट्रेनिंग संस्थाएं होती हैं, वहां पर जहां पर ट्रेनिंग लेने वाले सैनिक जो भविष्य के बनने वाले लोग होते हैं जो ठहरते हैं, उन इलाकों को हम छावनी कहते हैं। तो वो यही पूछना चाहता है कि इन नगरों का उदय गैरीसेन नगरों के रूप में हुआ है, जैसे अंबाला, जालंधर, मऊ, बबीना, उधमपुर इत्यादि। इनका कार्य सैनिक छावनियों में शस्त्रों के भंडार होते हैं और सैनिकों के निवास के लिए बैराक बनाई जाती है। यानी यहाँ पर जो गैरीसेन नगर होते हैं वहां पर सैनिक रहते हैं और उनकी ट्रेनिंग होती है, वहां पर हथियार इकट्ठे किए जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग वगैरह कराई जाती है और वहीं पर वो रहते हैं। तो ये जो स्थान होते हैं उनको हम गैरीसेन नगर भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका अगला है कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार कितने होते हैं। देखिए गाइज पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा जो बस्तियां होती हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक आपने कहीं ना कहीं, या फिर बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक आपने वर्ल्ड वाली बुक के अंदर भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर भी वही जो है ना कारक यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होते हैं, इसलिए मैं कह रहा था आप वो भी देख करके यहाँ समझ सकते हो। जब इतने सारे कारणों से वो प्रभावित होती हैं बस्तियां तो जायज बात है कि उनके आकार में और स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। और आकार में और स्वरूप में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, उनको हम जानेंगे, ठीक है ना। तो ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए अनेक कारक और दशाएं जिम्मेदार होती हैं, जिसके अंतर्गत हम भौतिक लक्षण, ठीक है, भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता देखते हैं। देखिए गाइस भौतिक लक्षण ये प्रभावित करते हैं, एक तो भू आकृति, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता, ये भी हमने आपकी वर्ल्ड वाली बुक में पढ़ा था कि ये भी बस्तियों को प्रभावित करते हैं। इसके बाद सांस्कृतिक और मानवीय जनित कारक, ये भी जैसे सामाजिक संरचना, जाति, धर्म, ये भी कहीं ना कहीं बस्तियों को प्रभावित करते हैं। इसके बाद है सुरक्षा, सुरक्षा संबंधी कारक जैसे चोरियां, डकैतियों से सुरक्षा के लिए भी लोग जो है बस्तियों में रहते हैं, एक विशेष प्रकार की जो है व्यवस्था स्थापित करते हैं। तो इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप जो है बस्तियां अलग अलग प्रकार की निर्मित हो जाती हैं। तो जिसके कारण हम बात करें इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप हमारे देश के अंदर मुख्य तौर पर 4 प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। आपसे पूछ सकता है वो कौन कौन सी होती है। एक होता है गुच्छित बस्तियां, जिसका अन्य नाम आपको संकुलित या अकेंद्रित बस्ती भी कहा जाता है। इसके बाद आपको एक नाम मिलता है अर्धगुच्छित बस्तियां या विखंडित बस्तियां भी कहते हैं। इसके बाद इसको पल्लीकृत बस्तियां या पूर्वे बस्तियां भी कहते हैं। और फिर इसके बाद चौथा जो है आपका टाइप वो है परिक्षिप्त बस्तियां।
जिसको हम एकाकी बस्तियों के नाम से भी जानते हैं। यानी आपको ये 4 बस्तियों के नाम याद रखने हैं, गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, पल्लीकृत बस्ती और परिक्षिप्त बस्तियां। मैं इनको आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं आपको बता रहा हूं कि 50% संभावना इसी क्वेश्चन की आने की रहती है, यहां से किसी ना किसी प्रकार से तोड़ तोड़ के वो क्वेश्चन पूछता रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुच्छित बस्तियों की। तो गुच्छित बस्तियों की पहली जो विशेषता है, ये देखिए, जो गुच्छित बस्तियां होती हैं वहां पर जो बस्तियां होती हैं वो बहुत पास पास बसी हुई होती हैं, यानी बहुत सट सट करके बसी हुई होती हैं, और खेतों के मध्य ऊंचे और बाढ़ आदि के सुरक्षित स्थानों पर ये बसाई जाती हैं। यानी ये कहाँ पर बसाई जाती है? जहाँ के जो जमीन होती है वो बहुत उपजाऊ होती है और ऊंचे स्थान होते हैं जहां पर बाढ़ से उन्हें बचाया जा सके, तो ऐसे स्थानों पर ये गुच्छित बस्तियां बहुत पास पास बसाई जाती हैं। इनमें जो मकान होते हैं वो एक दूसरे से सटा करके बने होते हैं। ये बस्तियां एक स्थान पर संकेंद्रित होती हैं, यानी एक ही स्थान पर इकट्ठा होती हैं, सारी की सारी दूर दूर नहीं होती हैं। किसी भी प्रकार के बाह्य आक्रमण का ये लोग जो है मिलजुल करके सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं और उससे लड़ते हैं। इसके बाद इसकी जो 5वीं विशेषता है, जो सघन बस्तियों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो सुख और दुख में एक दूसरे का सहारा बनते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के आपकी गुच्छित बस्तियों की विशेषता हो गई। ये हमारी ग्रामीण बस्तियों का एक प्रकार है। जबकि हम बात करें दूसरे प्रकार की, तो इसका नाम होता है अर्धगुच्छित बस्तियां। तो ये जो अर्धगुच्छित बस्तियां होती हैं, ये सामान्यतः बस्तियां किसी बड़ी बस्ती से विखंडित होने के परिणाम स्वरूप बनती है। यानी अर्धगुच्छित बस्ती कैसे होती है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ इलाकों के अंदर जो गांव होते हैं वहां पर कुछ विशेष जात होती हैं, वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती हैं और उसके अत्याचारों से प्रभावित होकर के गांव से या फिर कहीं गुच्छित बस्ती से थोड़ी दूरी पर स्थित एक नई बस्ती बन जाती है, जिसको हम कहते हैं अर्धगुच्छित बस्तियां। और ये कब बनती है? कभी कभी ये स्वेच्छा से बनती है, कभी कभी मजबूरी के कारण एक गुच्छित बस्ती से थोड़ी दूरी पर स्थित एक नई बस्ती बन जाती है विखंडित होकर के, और वही अर्धगुच्छित बस्ती कहलाती है। हालांकि इसके पीछे का जो कारण है वो जो समाज के ठेकेदार हो सकते हैं, बड़ी जात हो सकती है, या फिर शोषण वगैरह जिम्मेदार होता है, जिसके कारण से अर्धगुच्छित बस्तियां जो है हमारे देश के अंदर स्थापित होती हैं। देखिए, अब इसको आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने अभी बताया आपको उसको ध्यान में रख करके इस क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए, पहला पॉइंट है इसमें, सामान्यतः ये बस्तियां किसी बड़ी बस्ती से विखंडित होकर के बनती हैं। जैसे मैंने बताया, कोई ना कोई बड़ी जो गुच्छित बस्ती होगी उससे हट करके ये बनी होंगी, पहले ये उसी का कहीं ना कहीं भाग रही होंगी। देखिए, दूसरा पॉइंट है, किसी बड़े सनत गांव के एक या दो वर्ग स्वेच्छा से या मजबूरी में गांव के समीप रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है कि जो सनत बस्तियां होती हैं, यानी गुच्छित बस्तियां होती हैं, तो वहां से एक या दो वर्ग जो है स्वेच्छा से या मजबूरी में गांव के समीप रहना शुरू कर देते हैं, यानी गुच्छित बस्तियों के पास में रहना शुरू कर देते हैं और एक नई बस्ती बन जाती है जिसका नाम होता है अर्धगुच्छित बस्तियां। तीसरा पॉइंट है इसका कि इन बस्तियों में लोग निम्न वर्ग के होते हैं जो प्राय छोटे और महत्वहीन कार्यों में लगे हुए होते हैं। यानी जो अर्धगुच्छित बस्तियां होती हैं वहां पर काम करने वाले जो लोग होते हैं वो छोटी कास्ट के हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, और जो छोटे मोटे महत्वहीन कार्य करते हैं ना, वो लोग रहते हैं अर्धगुच्छित बस्तियों के अंदर। चौथा पॉइंट है कि इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं गाइस, वो गुजरात राज्य के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके बाद आपका जो अगला पॉइंट है वो ये है, पल्लीकृत या पूर्वा बस्तियां। यानी आपका तीसरा पॉइंट है भारत के अंदर ग्रामीण बस्तियों के प्रकार का। तो ये बस्तियां भौतिक रूप में एक दूसरे से अलग होती हैं। मतलब पल्लीकृत बस्तियां क्या होती है, कोई ना कोई भौतिक जो है ना इकाई जरूर इनको अलग करती होगी। जैसे हम बात करें, कोई रेल की पटरी हो सकती है बीच में, एक यहाँ पर भी बस्ती होगी, एक यहाँ पर भी बस्ती होगी। तो यानी पल्लीकृत बस्तियां क्या होती हैं, जो किसी भौतिक संरचना कारण जो है ना वो किसी बस्ती से अलग होती है। ठीक है, तो आप देखिए वो भौतिक संरचना क्या हो सकती है, मैंने अभी बताया था कि या तो कोई रेल की पटरी हो सकती है, कोई सड़क हो सकती है, कोई जंगल हो सकता है, कोई खेत हो सकता है, यानी कोई भी एक भौतिक संरचना होगी जो दो बस्तियों को आपस में अलग करती होंगी। ठीक है ना, तो ये भौतिक स्वरूप के कारण अलग होने वाली जो बस्तियां होती हैं वही बस्तियां पल्लीकृत बस्तियां या पूर्वी बस्ती के नाम से जानी जाती हैं। देखिए, इसमें दूसरा पॉइंट है कि एक दूसरे से सुस्पष्ट दूरी पर होती हैं। यानी कोई एक भौतिक संरचना इन्हें अलग से दिखाती होगी, यानी एक ब्लॉक यहाँ होगा, एक ब्लॉक यहाँ होगा, बीच में सड़क होगी, तो हम आसानी से ये अलग होती है हमें दिखाई देंगी। ऐसी बस्तियां को हम पल्ली, नंगला, ढाड़ी, पूर्वा आदि नामों से पुकारा जाता है। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जो पल्ली बस्तियां होती हैं उनको अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है। हो सकता है आप जहां रहते हो वहां पर इन पल्ली बस्तियों का कुछ स्थानीय नाम इनके अलावा और भी हो सकता है। इसके बाद सामाजिक और निर्जातीयता के कारण बड़ा गांव कई बार छोटी बस्तियों में बट जाता है। देखिए, सामाजिक संरचना के कारण, जाति धर्म के आधार के कारण
कई बार जो गांव होते हैं बड़े बड़े, वो पल्लीकृत बस्तियों में भी विभाजित हो जाते हैं, किसी भौतिक संरचना के कारण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ये भी इसकी एक विशेषता हो जाती है। साथ में गंगा के निचले मैदान, छत्तीसगढ़ हिमाचल की तलहटी में बसी हुई बस्तियां इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, आपका ये तीसरा पॉइंट था, जो मानव बस्ती की जो ग्रामीण बस्तियां हैं उसके प्रकारों में से तीसरा प्रकार था। इसके बाद चौथे प्रकार की हम बात करते हैं कि परिक्षिप्त बस्तियां और एकाकी बस्तियां। देखिए नाम से ही पता चलता है परिक्षिप्त बस्तियां, तो ये जो बस्तियां होती है गाइस वो दूर दूर बसी हुई बस्तियां होती हैं। जैसे हम बात करें जो सनहत बस्ती है या फिर हम कहें गुच्छित बस्तियां हैं, वो बिल्कुल इसके विपरीत होती हैं, यानी या कहें कि ये बिल्कुल गुच्छित बस्तियों के विपरीत होती हैं। जैसे गुच्छित बस्तियों में बस्तियां बिल्कुल पास पास बसी हुई होती हैं, जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये गुच्छित बस्तियां। जबकि हम बात करें परिक्षिप्त बस्तियों की तो एक बस्ती यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, मतलब कुल मिलाकर के काफी दूरी में बसी हुई जो बस्तियां होती हैं उनको हम कहते हैं परिक्षिप्त बस्तियां। तो आप इसको कैसे लिखोगे कि ये बस्तियां सुदूर वनों में एकाकी झोंपड़ियों के समूह के रूप में पाई जाती हैं, यानी दूर दराज के जो वन के इलाके होते हैं जंगलों में पाई जाती हैं। तो देखिए दूसरे पॉइंट में लिखोगे ऐसी बस्तियां छोटी पहाड़ियों पर भी होते हैं जिसके आसपास ढालों पर खेत या चरगाहे भी मौजूद होते हैं, यानी पहाड़ियों पर भी देखने को मिलती हैं ऐसी परिचित बस्तियां जहां पर आसपास ढलानों पर चरगाहे होते हैं, जहां पर ये लोग अपने पशुओं को चरा सकें। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि इन बस्तियों के आसपास के पास ना ढालों पर खेत या चरगाहे मौजूद होते हैं। इसके बाद आपका चौथा पॉइंट है कि बस्तियों का जो चरम फैलाव बसने योग्य क्षेत्रों में जीविका निर्वहन के भूमि संसाधनों पर डिपेंड करता है, यानी ये जो बस्तियां होती हैं ये कब ज्यादा फैलती हैं, जब जीविका निर्वहन के लिए वहां पर पर्याप्त मात्रा में अच्छी भूमि और संसाधन हो, तब ये परिक्षिप्त बस्तियां और ज्यादा सघन होती चली जाती हैं। तो आपको ये याद रखना है परिक्षिप्त बस्तियां, और ये कहाँ पाई जाती हैं, तो आपको देखिए नाम से पता चल रहा है ये जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां ज्यादा पाई जाती है। आप बता सकते हो मेघालय, उत्तरांचल, वर्तमान में इसका नाम उत्तराखंड है, और हिमाचल प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। तो गाइज अभी हमने जो बात की वो चार प्रकार की हमने बस्तियों की बात की, और ये चारों जो प्रकार की बस्तियां हैं वो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हैं। ठीक है ना, तो इसमें नाम है गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, पल्लीकृत बस्ती और परिक्षिप्त बस्तियां। तो ये चारों प्रकार हमने पढ़ लिए और चारों की विशेषता पढ़ ली। याद रखना अच्छे से, कई बार एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है गाइज वो आपका है कि ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। देखिए गाइज प्रतिरूप जो होता है आकृति के आधार पर होता है, अभी तो हमने उसके बसावट के आधार पर उनको पढ़ा, अब हम ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप के आधार पर ग्रामीण बस्तियों का विभाजन करेंगे कि भाई प्रतिरूप कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 6-7 प्रकार की ये बस्तियां पाई जाती हैं। आपके सामने चित्र भी है, मैं आपको और आसानी से बताने के लिए चित्र भी आपके लिए मैंने मेंशन किया है ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं रेखीय प्रतिरूप। देखिए रेखीय प्रतिरूप आपको देखने को मिल रहा होगा, जो एक सरल रेखा में बसी हुई बस्तियां होती हैं उनको हम रेखीय प्रतिरूप कहते हैं, जो सरल रेखा में बसी हुई हो। तो देखिए इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं तो मकानों के दो समानांतर कतारें होती हैं, एक मकान दूसरे मकान के सामने होता है, और इस प्रकार के जो मकान होते हैं गाइस वो मणिपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ऐसी बस्तियों के जो होती हैं वो नदी के किनारे या आसपास बसी हुई होती हैं, जहां पर मछुआरे जो है गांव के लोग रहते हैं। रैखिक गुच्छित बस्तियों की बातें ये दिखाई देती है। देखिए आपने देखा होगा कि एक सड़क है, एक सड़क के तरफ देखिए दोनों तरफ आमने सामने इनके घर हैं, तो इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं जिसमें एक रेखा में घर होते हैं और आमने सामने उनके दरवाजे होते हैं, तो ऐसी जो बस्तियां होती हैं वो रैखिक प्रतिरूप में आती हैं, और ये मध्य प्रदेश और मणिपुर, छत्तीसगढ़ में आदि में पाई जाती हैं। और ये कहीं कहीं कहाँ पाई जाती है, जहां पर नदियों के किनारे होते हैं ना, तो नदियों के किनारे भी ये पाई जाती है जहां पर मछुआरे वगैरह ज्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो रेखीय प्रतिरूप के अंदर ग्रामीण बस्तियों का ये आकृति के आधार पर एक प्रकार हो गया। ठीक है, इसके बाद आप बताओगे गोलाकार प्रतिरूप। देखिए गोलाकार प्रतिरूप के अंदर आप बता सकते हो इस प्रकार की जो प्रतिरूप बनती है, ठीक है, या इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है वृत्ताकार प्रतिरूप। ठीक है, वृत्ताकार भी लिख सकता है आप, गोलाकार या वृत्ताकार जैसे मर्जी याद कीजिए। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जब बस्तियां किसी झील के या तालाब के चारों ओर बस जाती हैं, चारों ओर जो है एक बस्ती बन जाती है, तो इसको ही हम कहते हैं गोलाकार या वृत्ताकार प्रतिरूप। ठीक है ना, इसे ऐसे लिखोगे कि इसे वृत्ताकार प्रतिरूप व नाभिक के नाम से भी पुकारा जाता है। जब कभी झील या तालाब के किनारे मकान बन जाते हैं तो यमुना के मैदानों में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ये पाए जाते हैं। यानी जब मकान जो होते हैं वो किसी तालाब और झील के आसपास बस जाएं गोल आकृति में, तो वो बन जाता है वृत्ताकार प्रतिरूप।
इसके बाद चौक, पट्टी या आयताकार प्रतिरूप। देखिए नाम से ही पता चल रहा है चौक या पट्टी या आयताकार प्रतिरूप, जिसमें क्या होता है कि जो मकान होते हैं वो एक आयताकार श्रेणी में बसते हैं, चौक की श्रेणी में। देखिए इस प्रकार के गांव दो मार्गों के मिलन स्थल पर विकसित होते हैं। इन गांवों की गलियां परस्पर लंबवत और समानांतर होती हैं और ये आयताकार प्रतिरूप भी बनाती हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में इस प्रकार के गांव की संख्या पाई जाती है। यानी जो ये गांव होते हैं गाइस वो आयताकार होते हैं और 90 डिग्री एंगल पर इस प्रकार की जो है वो मकान बनाए जाते हैं, जिससे ये आयताकार प्रतिरूप बन जाता है। समानांतर श्रेणी पर होते हैं, देखना होगा बिल्कुल। आप देखिए यहाँ पर वो समानांतर श्रेणी पर बसे हुए हैं, साथ ही 90 डिग्री के एंगल पर है और सारी की सारी बस्तियां बसी हुई हैं। तो इसी को हम कहते हैं आयताकार या वर्गाकार प्रतिरूप, इसको भी याद रखना है आपको। इसके बाद आपका जो अगला है वो कौन सा है मैं आपको बताता हूँ, वो है आपका ताराकार प्रतिरूप। यानी ताराकार प्रतिरूप, देखिए ये इसको हम आपको बता देता हूं, कई बार इसको हम आर्य प्रतिरूप के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है आपको, आर्य प्रतिरूप के नाम से भी इसे जानते हैं। और क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए जब विभिन्न स्थानों से सड़कें आती हैं और उन सड़कें आकर जिस स्थान पर मिलती है तो उन सड़कों के चारों तरफ या उन सड़कों के दोनों तरफ जो है ना बस्तियां बस जाती हैं और एक आर्य प्रकार की या फिर कहीं तारे के आकार की एक मार्ग पूरा एक बस्ती बस जाती है। इसी को हम कहते हैं ताराकार प्रतिरूप। ठीक है ना, देखिए बिल्कुल आसान है, इसको आप अपने शब्दों में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है किसी भाषा के अंदर या फिर भूगोल की भाषा का ही प्रयोग करो, आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। देखिए कैसे लिखा है कि इन गांवों में कई दिशाओं से मार्ग आकर के मिलते हैं या इन गांवों से बाहर की ओर जाते हैं। इन गांवों की गलियां भी गांव के केंद्रीय भाग पर मिलती हैं। तमिलनाडु गंगा के मैदान में ऐसे गांव विशेष रूप से पाए जाते हैं। देखिए बहुत सारी सड़कें होती हैं, वो किसी एक स्थान पर आकर के मिलती हैं और वहीं पर जो है गांव की सारी सड़कें भी मिलती हैं, मेन सड़कें भी मिलती हैं, उसके चारों तरफ जो है ना वो एक पूरी की पूरी आकृति बन जाती है। इसी आकृति को हम कहते हैं ताराकार प्रतिरूप या आर्य प्रतिरूप। इसके बाद आपका जो अगला है गाइस पंख प्रतिरूप। देखिए पंख प्रतिरूप नाम से पता चल रहा है कि गांव के एक सिरे पर किसी आकर्षण बिंदु स्थान होने के कारण जो है ना मकान बन जाते हैं। यानी पंख प्रतिरूप या फिर पंखा प्रतिरूप भी कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है कि गांव के अंदर कोई एक आकर्षण का बिंदु होता है या फिर कहीं बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है किसी गांव के अंदर और उसी के कारण जो है ना उसके आसपास ही बहुत सारे मकान बन जाते हैं और जो किसी आकर्षण बिंदु के कारण बहुत सारे मकान आसपास बनते हैं उसी को कहते हैं पंखा प्रतिरूप। ठीक है, ये आकर्षण के बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं? तालाब हो सकता है, सड़क हो सकती है, नदी हो सकती है, कोई पूजा स्थल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन्हीं सभी के कारण इनके आसपास ही जो है गांव बस जाए इनके आकर्षण के कारण, और जो आकृति बनेगी किसी आकर्षण बिंदु के कारण तो वो कहलाएगी पंखा प्रतिरूप। इसके बाद सीढ़ी प्रतिरूप। देखिए सीढ़ी प्रतिरूप इसमें क्या होता है कि इसमें समोच्च रेखीय प्रतिरूप भी कहते हैं। जब सीढ़ी पर पाए जाते हैं इसमें मकानों की पंक्तियां सीढ़ीनुमा प्रतीत होती हैं जो समोच्चर रेखा का अनुसरण करती हैं और इस प्रकार के गांव हिमालय पर्वतीय माला में पाए जाते हैं। देखिए कुल मिलाकर के आपको कहना है कि जब ग्रामीण बस्तियां सीढ़ीनुमा आकृति के टाइप में बस जाती हैं तो उसी को हम सीढ़ीनुमा प्रतिरूप के नाम से जानते हैं और ऐसी जो बस्तियां होती हैं वो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आपका गाइस अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताइए। या ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत में भौतिक सांस्कृतिक कारक ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? प्रत्येक कारक के 2-2 उदाहरण भी दीजिए। देखिए गाइस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रकार का क्वेश्चन हमने वर्ल्ड वाली आपकी जो ज्योग्राफी है जिसके अंदर मानव बस्ती नाम का एक और चैप्टर है, वो आपका 10th चैप्टर आई थिंक, उसके अंदर भी हमने पढ़ा है। तो आपको मैं बताता हूं कि मानव बस्तियों को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसमें भौतिक, ऐतिहासिक, सुरक्षा कारक और सांस्कृतिक कारक को हम शामिल करते हैं। और भौतिक कारक के अंदर हम अपवाह तंत्र, भूमि को देखते हैं, उच्चावच को देखते हैं, जलवायु को देखते हैं, मृदा को देखते हैं और इन सभी के कारण आप सभी को पता है कि सारी की सारी बस्तियां प्रभावित होती हैं। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में तालाब के चारों ओर घर बनाए जाते हैं तथा समतल मैदानों में सनत बस्तियां बन जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं मरुस्थल हो या सनत बस्तियां हो तो मैदानी इलाकों में, क्योंकि वो उच्चावच नहीं होता वहां पर, साथ में रेगिस्तानी इलाकों के अंदर जहां तालाब होता है यानी पानी मिल जाता है तो वहां पर भी बस्तियां बस जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी तो भौतिक कारकों से प्रभावित हो रही हैं, तो प्रभावित करने वाले कारक ही बताने हैं आपको। तो ये हो गया आपका पहला उदाहरण। इसके बाद ऐतिहासिक उदाहरण बताएंगे आप कि ऐतिहासिक उदाहरण या सुरक्षा के कारक भी जिम्मेदार होते हैं बस्तियों को प्रभावित करने में। इसमें लिखना क्या है कि बस्तियों के प्रकार निर्धारण करने में ऐतिहासिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ऐसे क्षेत्र जहां बाहरी आक्रमणों का भय बना रहता है, सनत बस्तियों का विकास होता है। यानी जहां पर ऐसा लगता है कि कोई बाहर से आक्रमण कर देगा तो वहां पर सनत बस्तियां बस जाती हैं, यानी गुच्छित बस्तियां बस जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, गुच्छित बस्तियां क्यों बसती हैं? क्योंकि जो गुच्छित बस्तियां होती हैं वहां पर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं हर प्रकार की समस्या से। तो यानी ऐतिहासिक कारक और सुरक्षा कारक भी जो है ना प्रभावित करता है बस्तियों को बसने में या फिर उसके स्वरूप को। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो सनत बस्तियां हैं उसको प्रभावित करने वाला कारक जो है सुरक्षा कारक और ऐतिहासिक कारक भी है। सैनिक आतंक से बचने के लिए उद्देश्य से लोग जो है सनत बस्तियों में रहना पसंद करते हैं। प्राचीन काल में कभी कभी राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से दो दल आपस में लड़ते थे और गांव को लूटते थे। इन घटनाओं से सुरक्षित रहने के लिए लोग जो है सनत बस्ती में रहना पसंद करते थे। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के उद्देश्य से लोग ज्यादातर सनत बस्तियों में रहना पसंद करते हैं। इसके बाद आपकी जो तीसरा टाइप है यानी तीसरा प्रकार है जिससे प्रभावित होती हैं बस्तियां, वो है सांस्कृतिक कारक। देखिए सांस्कृतिक कारक भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बस्तियों को बसने में। जनजातीय अथवा जाति व्यवस्था आदि बस्तियों के अधिवास को निर्धारित करती है। भारत के गांव में उच्च अथवा भूमि स्वामित्व वाली जातियां मकानों या बस्तियों के माध्यम में बने होते हैं, मतलब मध्य में बने होते हैं। आपको ये बताना होगा कि जहां गांव के अंदर उच्च भूमि वाले जो लोग होते हैं या फिर उच्च तबके वाले जो लोग होते हैं उनके जो मकान होते हैं वो गांव के बीचों बीच बने हुए होते हैं, ठीक है। और इनके चारों ओर सेवा और नौकरी करने वाली जातियों के मकान होते हैं जो चारों ओर बाहर की ओर बसते हैं, ठीक है। और हरिजनों के मकान गांव की सीमा के छोर पर होते हैं, यानी गांव की जो सीमा होती है वहां पर हरिजनों के मकान पाए जाते हैं। और इस प्रकार की जो बस्तियों का प्रकार होता है वो सामाजिक विलयगिरीकरण के को प्रदर्शित करता है और सनत बस्तियों के विभाजन की कई छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर देता है। कहीं ना कहीं ये जो तरीका होता है या सांस्कृतिक तरीका होता है वो सनत बस्तियों को जो है अर्धगुच्छित बस्तियों में बदल देता है, या फिर कहीं गुच्छित बस्तियों को अर्धगुच्छित बस्तियों में बदलने वाला ये कारक होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो समाज के जो बड़े लोग होते हैं वो केंद्र में रहते हैं और जो कम जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो बिल्कुल सीमा पर रहते हैं गांव के। इसके बाद गाइस आपका अगला जो क्वेश्चन है वो भारत में गंदी बस्तियों की किन्हीं तीन प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए कि वो तीन समस्या कौन कौन सी है। तो देखिए मैं आपको पांच बताता हूँ, यहाँ पर तीन की बात की गई है। तो पहली समस्या जो है वो है सामान्य सुविधाओं की कमी, यानी घर इतने पास पास बने होते हैं कि यहाँ पर स्वच्छ वायु का बिल्कुल आवागमन बंद होता है, पानी भी नहीं होता पीने का। इसके बाद प्रदूषित हवा का आवागमन, यानी घर इतने समीप समीप बने होते हैं कि प्रदूषित वायु जो है बाहर नहीं निकल पाती है और वहीं चारों तरफ घूमती रहती है। इसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं जो है संतोषजनक नहीं होती हैं, वहां पर ना डिस्पेंसरी ना कोई हॉस्पिटल होता है। और गंदी बस्तियों में सफाई की सुविधा भी नहीं होती है जिसके कारण वहां पर बीमारियां फैलती रहती है। परिवहन की समस्याएं होती हैं। देखिए अधिकतर जो संकरणीय या फिर कहीं गुच्छित बस्तियां होती हैं, गंदी बस्तियां होती हैं, वहां पर परिवहन की सुविधाएं भी नहीं पाई जाती है। इनके पास जो है ना तो कोई पार्क होता है ना उद्यान होता है जहां पर ये खेल सके, जहां पर ये घूम सके। और इनका जो पार्क वगैरह होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं या फिर होते ही नहीं है। तो ये है आपकी भारत की जो गंदी बस्तियां होती हैं उनकी विशेषताएं, ठीक है। और शायद विशेषता कह लीजिए या इनकी समस्या कह लीजिए, आपसे कुछ भी पूछे आप इस सवाल को या इस क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हो। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है गाइस वो ये है कि भारत के उपजाऊ जलोढ़ मैदान में सामान्यतः किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। इस प्रकार की बस्तियों के किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वो ये कह रहा है कि जो भारत का जलोढ़ मृदा वाला इलाका है वहां पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं और वहां पर इस प्रकार की बस्तियां क्यों पाई जाती हैं, उनकी विशेषताएं भी बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो भारत का जलोढ़ मृदा वाला इलाका है वहां पर गुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं गाइस। गुच्छित बस्तियां क्यों पाई जाती हैं? देखिए गुच्छित बस्तियों को बसने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा स्थान चाहिए होता है जहां पर आसानी से खाने के लिए भोजन वगैरह मिल जाए। तो गुच्छित बस्तियां बसती हैं कहां पर? जलोढ़ के मैदानों में। और साथ ही में इनकी विशेषताएं बताइए। तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो इनकी विशेषता होती है, खेतों के जो मध्य ऊंचे और बाढ़ से बचने के लिए ऊंचाई पर बने हुए होते हैं ये इलाके और सुरक्षित स्थानों पर बसी हुई होती हैं। इनमें सभी मकान एक दूसरे से सट करके बने होते हैं। सघन बस्तियों में रहने वालों को सुख सुविधाएं और दुख में एक दूसरे की मदद करते हैं, सहारा बनते हैं। साथ में किसी भी प्रकार के बाह्य आक्रमण के दौरान मिलजुल करके ये उससे मुकाबला करते हैं। ये है आपकी जलोढ़ मृदा के क्षेत्र में पाए जाने वाली बस्तियां जिनको हम गुच्छित बस्तियों के रूप में जानते हैं और साथ ही उनकी विशेषताएं, ठीक है। इसके बाद आपको हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, अगला क्वेश्चन है गाइस कि नगरीय बस्तियां किसे कहते हैं और इनकी विशेषता बताइए। देखिए पहले भी मैं बता चुका हूं कि नगरीय बस्तियां क्या होती है, मैं एक बार फिर बता देता हूं कि नगरीय बस्तियां ऐसी बस्तियां होती है जहां पर मनुष्य 75% आबादी जो होती है वो
द्वितीय क्रियाकलापों या तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न होती है। और यहाँ ग्रामीण बस्तियों से अनेक अनेक कार्य होते हैं, आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं और प्रशासनिक क्रियाएं जो होती हैं वो संपन्न होती हैं, जो गांव में नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका परिभाषा आपकी नगरीय बस्तियों की। और इसकी विशेषता मैं आपको बताता हूँ। तो नगरीय बस्तियों का आकार बड़ा होता है और ये सुव्यवस्थित तरीके से बसी हुई होती हैं। साथ में कोई बस्ती तब तक नगरीय बस्ती नहीं कहलाती है जब तक वहां की जनसंख्या 5,000 से अधिक ना हो। साथ में आपको तीसरा पॉइंट लिखना है कि नगरों के घर और गलियां पास पास होती हैं, खुले क्षेत्र का अभाव होता है, खुला क्षेत्र कम पाया जाता है नगरीय बस्तियों के अंदर। जबकि हम बात करें, इनमें आधुनिक सुविधाएं भरपूर मात्रा में होती हैं। ये होगी आपकी नगरीय बस्ती की परिभाषा और साथ ही उसकी 4 विशेषताएं। इसको आप लिख करके पूरे 5 अंक प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद अब मैं बात करता हूं आपके कि भारतीय नगरों को 3 विभिन्न युगों में हुए विकास के आधार पर वर्गीकृत कीजिए और प्रत्येक युग से संबंधित एक एक नगर का नाम भी बताइए। देखिए गाइस, कुल मिलाकर के ये पूछना चाहता है भारतीय नगरों के विकास को समझाइए कि किस प्रकार से उनका विकास हुआ है। तो हम बात करते हैं जितनी भी भारत के अंदर नगरों का विकास हुआ है गाइस, वो 3 युगों के माध्यम से हम इनको समझा सकते हैं, 3 युगों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला है प्राचीन नगर। तो गाइस, प्राचीन नगर वह नगर होते थे जो 2000 वर्ष पहले अस्तित्व में आए थे, ठीक है, जिनका अस्तित्व 2000 सालों से पहले से है। और अधिकतर ये जो नगर हैं वो प्राचीन नगर हैं। जैसे हम बात करें अयोध्या, वाराणसी और मथुरा, तो ये सारे के सारे प्राचीन नगर के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि इनका अस्तित्व 2000 सालों से पहले है। पुराणों में और वेदों में भी इनका जिक्र मिलता है। तो इस प्रकार से हम ऐसे नगर जिनका अस्तित्व 2000 सालों से पहले से है उनको हम प्राचीन नगर के रूप में जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यकालीन नगर। तो गाइज, मैं मध्यकालीन नगरों के बारे में बताता हूं कि अधिकतर जो ये मध्यकालीन नगर हैं इनका जो विकास हुआ था वो लगभग 100 से 200 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। और साथ में जो जितने भी मुगल थे या जितने भी राजा थे उन्होंने इन राज्यों का या फिर कहीं इन क्षेत्रों का, इन नगरों का जो विकास किया था वो राजधानी बनाने के लिए किया था, अपनी खुद की राजधानी बनाने के लिए इन नगरों का विकास किया था। उदाहरण के लिए दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ आदि, ये आपका मध्यकालीन नगर हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक नगर की। तो जो गाइस आधुनिक नगर होते हैं उन आधुनिक नगरों को सरकार व्यवस्थित तरीके से बसाती है और जिनका उद्देश्य होता है व्यापार करने के लिए, ठीक है। और ऐसे जो नगर होते हैं आधुनिक नगर के अंदर आप उदाहरण के लिए लिखोगे सूरत, गोवा और आदि ये जो है आपके आधुनिक नगर की श्रेणी में आते हैं। तो गाइस, इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए। यानी भारत में जो नगरीकरण बढ़ा है वो किस हद तक बढ़ा, कैसे वो विकसित होता हुआ आया है, ठीक है ना। जैसे आज देख रहे हैं इतने बड़े बड़े नगर पहले तो नहीं थे, पहले कम हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर के आपको यही बताना है कि भारत के अंदर जो नगरीकरण की प्रवृत्ति रही है वो किस प्रकार की रही है, कब ज्यादा कब कम रही। तो पूरा पॉइंटों के माध्यम से आपको बताना है। मैं आपको पॉइंटों के माध्यम से बताता हूं कि भारत के अंदर नगरीकरण की प्रवृत्ति किस प्रकार की रही है। तो पहले पॉइंट में लिखोगे आप क्या कि भारत में नगरीकरण का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। पिछले कुछ दशकों में नगरीकरण की जो जनसंख्या है उसकी अपेक्षाकृत वो तेजी से बढ़ी है, जिसके परिणाम स्वरूप नगरीय जनसंख्या 1961 में 18% थी, वो 1981 में बढ़कर के 26% तक पहुंच गई है। जबकि हम बात करें 2001 में नगरीकरण जो है भारत का वो 28% तक हो गया है, यानी इतना वृद्धि हो गई है। तो तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि नगर कोई नए हैं हमारे देश के अंदर, नगर तो 2000 साल पहले भी हुआ करते थे जिनको हम प्राचीन नगर के नाम से जानते हैं। लेकिन हालांकि हम बात करें आधुनिक नगर की या नगरों की संख्या की तो वर्तमान में तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे इसमें बताया गया 1961 में 18% थी, 81 में बढ़कर के 26% नगर हो गए। जबकि हम बात करें 2001 की जनगणना के अनुसार इसमें 28% तक ये वृद्धि हो गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में अब तक 35 महानगर है। गाइस, महानगर की परिभाषा याद रखनी है, किसे कहते हैं कि जिस शहर की या जिस स्थान की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है उसको हम महानगर कहते हैं। और वर्तमान में भारत में ऐसे 35 महानगर हो गए हैं। इनमें से आप बताइए कोलकाता, ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, कानपुर आदि शामिल है, जिसको हम महानगर कहते हैं क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है किसी एक क्षेत्र की वो 10 लाख से अधिक हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब तीसरे पॉइंट में बताएंगे क्या कि भारत में विभिन्न राज्यों में नगरों का विकास समान नहीं है। मतलब भारत के अंदर जो नगरों के विकास का गति रही है वो अलग अलग रही है। कुछ राज्यों में तो नगर शीघ्रता से बढ़े हैं जबकि कुछ राज्यों में नगरों की विकास की गति वो धीमी रही है। जैसे बात करें उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु के प्रथम श्रेणी के नगर विकसित हुए हैं, जबकि हम बात करें पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आदि महानगरों में द्वितीय श्रेणी के नगर विकास हुए, यानी तेजी से विकसित नहीं हुए यहाँ पर नगर। जबकि हम बात करें कुछ राज्यों में तेजी से विकसित हुए हैं।
जबकि हम बात कर रहे हैं आपके अगले पॉइंट की, तो कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद आदि नगरों में मिलाकर भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग आधे नगर निवास करते हैं। वो कह रहा है कि अगर हम बात करें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ और आप इसमें महाराष्ट्र भी डाल सकते हो। इन सभी को अगर हम मिला दें तो पूरे भारत के आधे से आधे नगर, जो नगर है ना, वो यहीं निवास करते हैं। यानी आधे से अधिक नगर पूरे भारत के इन्हीं 4-5 राज्यों के अंदर सिमट करके रह गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 5वें पॉइंट में कि भारत में नगरीकरण के मानचित्र पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि भारत के 80 डिग्री पूर्व देशांतर के पश्चिम में पूर्वी प्रदेशों का अपेक्षा नगरीकरण अधिक हुआ है। तो वो कह रहा है कि भारत के अंदर अगर हम मानचित्र को देखें तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, देखिए आप याद रखिए कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ की बात कर रहा है, और साथ में पूर्वी प्रदेशों में, यानी पूर्वी प्रदेश वो कहीं नागालैंड और मणिपुर वगैरह कह रहा है कि अपेक्षा नगरीकरण अधिक हुआ, यानी यहाँ पर नगरीकरण कम हुआ है। बाकी इसको याद रखना है कि पूरब में नगरीकरण कम हुआ है जबकि पश्चिम में नगरीकरण ज्यादा हुआ है। इसके बाद गाइस आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी नगरीय संकुलन की पहचान किस प्रकार की जाती है। देखिए किसी नगरीय संकुलन की या फिर कहीं संकुलन मतलब बस्ती की कुल मिलाकर के किसी नगरीय वस्तु की पहचान कैसे की जाती है, तो आप बताइए। तो मरुस्थलीय प्रदेशों में जल के अभाव की उपलब्धता में जन संसाधनों के अधिकतम उपयोग के कारण सनत बस्तियों का निर्माण होता है। वो कह रहा है कि जल के अभाव के कारण वहां पर सनत बस्तियां बस जाती हैं जहां पर भी जल थोड़ा बहुत मिल जाता है। इसके अतिरिक्त अर्धगुच्छित बस्तियां बन जाती हैं। एक नगरीय संकुलन की जो पहचान की जाती है गाइस, उसके साथ संलग्न जो नगरीय बहिर्बद्ध से की जाती है, मतलब उसके आसपास की जो विशेषताएं होती हैं उससे नगरीय संकुलन की पहचान की जाती है। और इन्हीं विशेषताओं के कारण किसी क्षेत्र के अंदर सनत बस्तियों का बसना या गुच्छित बस्तियों का बसना, अर्धगुच्छित बस्तियों का बसना वो संपन्न हो पाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट था, हालांकि आपकी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। देखिए गाइस इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि मरुस्थलीय प्रदेशों में गांव के अवस्थिति के कौन कौन से प्रमुख कारक होते हैं। वो कह रहा है कि गांव के अंदर जब हम बात करें मरुस्थलीय प्रदेशों में, तो उसकी जो स्थिति होती है उसके प्रमुख कारण क्या होते हैं। जो गांव बसते हैं मरुस्थलीय प्रदेशों में, क्या कारण है उसके पीछे बसने के। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मरुस्थलीय प्रदेशों में जल के अभाव से उपलब्ध जल संसाधनों की अधिकतम उपयोग के कारण ही जो मरुस्थलीय प्रदेशों में गांव की स्थिति प्रभावित होती है, और जहां पर जल पाया जाता है वहीं पर मरुस्थलीय प्रदेशों में सनत बस्तियों का निर्माण हो जाता है। इसके अतिरिक्त अर्धगुच्छित बस्तियां भी बन जाती हैं कुछ दूरी पर, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि कार्यों के आधार पर, यानी कार्यों के आधार पर, जिसको हम प्रकार्य भी बोलते हैं, कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। देखिए आपने देखा भी होगा कि कुछ नगर जो होते हैं उसमें विशेष कार्यों के कारण उन्हें ना अलग कर देते हैं। तो ऐसे ही कार्यों के आधार पर हम नगरों को भी विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशासनिक नगर या कस्बे की। तो प्रशासनिक नगर उन नगरों को कहते हैं जिनका विकास जो है प्रशासन के लिए किया गया था, जहां से जो है ना प्रशासन किया जाएगा। अधिकतर जो प्रशासनिक नगर होते हैं वो हर एक राज्य के राजधानी के रूप में होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे हम बात करें चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलोंग आदि जो है वो प्रशासनिक नगर के उदाहरण है, क्योंकि यहाँ से हर राज्य का या फिर कहें जिस राज्य की ये राजधानी है वहां का सारा प्रशासनिक कार्य वहां से संचालित होता है। इसलिए जिधर से प्रशासनिक कार्य संचालित होता है, मुख्यालय जहां पर प्रशासनिक सारे होते हैं, उसको हम प्रशासनिक नगर के रूप में जानते हैं। और भारत के अंदर ऐसे आप किसी भी राज्य की राजधानी लिख सकते हो और वो आपका जो है ना उदाहरण ठीक हो जाएगा। इसके बाद औद्योगिक नगर। तो गाइस औद्योगिक नगर वह नगर होते हैं जो उद्योग यहाँ से किया जाता है, जहां पर उद्योग बहुत बड़े स्तर पर होता है। तो जैसे हम बात करें मुंबई औद्योगिक नगर, सेलम, कोयम्बटूर, मोदी नगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई, ये आपके औद्योगिक नगर के उदाहरण है, क्योंकि यहाँ से उद्योग किया जाता है, बहुत बड़े स्तर पर व्यापार किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद परिवहन नगर। तो गाइस परिवहन नगर वह नगर होते हैं जहां से आयात और निर्यात की गतिविधियां की जाती हैं, ठीक है ना। यानी देशों से ला करके माल वहां उतारा जाता है, फिर वहां से हमारे राज्य जो है अन्य वहां तक पहुंचाया जाता है। तो इस नगरों को हम परिवहन नगर कहते हैं जहां से आयात निर्यात का काम किया जाता है। तो जैसे कांडला, कोची, कालीकट और विशाखापट्टनम, तो ये आपके परिवहन नगर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आयात निर्यात का काम किया जाता है। इसके बाद आपका जो अगला पॉइंट है गाइस वो है व्यापारिक नगर। तो व्यापारिक नगर में बताओगे कि व्यापार में विशिष्टता प्राप्त करने के वाले जो कस्बे होते हैं इसी वर्ग में शामिल किया जाता है। यानी कुछ
कस्बे ऐसे होते हैं, कुछ नगर ऐसे होते हैं जो व्यापार के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जहां से व्यापार बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो ऐसे नगरों को हम व्यापारिक नगर कहते हैं। देखिए नाम याद रखिए, बाद में आप इसके काम के आधार पर नामों को डिफाइन कर देना, आंसर हो जाएगा आपका। तो कोलकाता, सहारनपुर, सतना, ये सभी के सभी व्यापारिक नगरों के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद मैं खनन नगर बताता हूँ। खनन नगर वह नगर होते हैं जहां से खनन का कार्य किया जाता है, जैसे यानी खनन का मतलब होता है खुदाई करके बहुमूल्य धातु पृथ्वी के गर्भ से निकालना। तो जहां पर ये मौजूद होंगे वहीं पर तो खनन का काम होगा। तो खनन नगर वैसे नगर होते हैं जहां से खनन का कार्य किया जाता है। तो आप उदाहरण दे सकते हो, रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर और सिंगरैली। ठीक है, ये आपके उदाहरण है खनन नगर के। इसके बाद छावनी नगर, जिसको गेरियासेन नगर भी बोलते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो जहां पर सैनिक रहते हैं, सैनिकों की प्रशिक्षण होता है और हथियार रखे जाते हैं, उनको हम छावनी नगर या गैरीसैन नगर के नाम से भी जानते हैं, जैसे अंबाला, जालंधर, मऊ, बबीना और मेरठ, कैंट आदि। इसके बाद शैक्षणिक नगर, गाइस शैक्षणिक नगर वह नगर होते हैं जहां से शिक्षा का केंद्र बन जाता है, लोग पढ़ने के लिए दूर दराज से वहां पढ़ने आते हैं। तो उसका उदाहरण हो जाएगा रुड़की, जैसे आपने सुना होगा आईआईटी रुड़की भी बहुत मशहूर है। इसके बाद वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, ये याद रखना है, ये शैक्षणिक नगर के नाम है। ठीक है, इसके बाद धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। ठीक है बेटा, आपको याद रखना है धार्मिक और सांस्कृतिक नगर वह नगर होते हैं जिनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है और इसी के कारण से वहां पर नगर विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि वाराणसी, मथुरा, अमृतसर और आबू आदि जो है ना वो धार्मिक नगर है। गाइस वाराणसी, मथुरा और अमृतसर का तो जानते ही हो कि हर एक का अपना खुद का सांस्कृतिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, इसीलिए इनके कारण आसपास के जो है ना बस्तियां बस्ती चली गई और ये नगर बन गए। इसके बाद पर्यटन नगर, पर्यटन नगर वह नगर होते हैं गाइस जहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं और जो है ना अपना कुछ समय बिताने के लिए आते हैं। तो ऐसे नगरों को हम पर्यटन नगर की श्रेणी में रखते हैं, जैसे नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, ऊटी, माउंट आबू। ठीक है, ये आपके पंचमढ़ी, माउंट आबू या मसूरी वगैरह जो है आपके पर्यटन नगर के नाम से जाने जाते हैं। तो गाइस ये थे आपके कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। 9 प्रकार के हम बता सकते कार्यों के आधार पर। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो गाइस वो ये है कि अनाधिकृत बस्तियां और मलिन बस्तियां किसे कहते हैं। ठीक है गाइस, याद रखना है अनाधिकृत बस्तियां और मलिन बस्तियां, और साथ ही इनकी विशेषताएं भी बतानी है आपको तीन तीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अनाधिकृत बस्तियां क्या होती हैं और मलिन बस्तियां क्या होती हैं। देखिए गाइस, अनाधिकृत बस्तियां वह बस्तियां होती हैं जो सरकार के द्वारा नहीं बसाई गई होती हैं। साथ में यहाँ जो होती है ये कब्जा करके बसाई गई बस्तियां होती हैं, जिसकी किसी क्षेत्र पर कोई कब्जा कर लिया हो गया। ठीक है ना, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं एक बार कि अनाधिकृत जो बस्तियां होती हैं ये बिखरी हुई बस्तियां होती हैं और ये उच्च भूमि और शुष्क प्रदेशों में पाई जाती हैं। ठीक है ना, और इनकी विशेषता क्या है कि इन बस्तियों में पशुपालन और लकड़ी काटने का काम प्रमुख रूप से किया जाता है। दूसरा पॉइंट है गाइस, इन बस्तियों में मकान एक दूसरे से बहुत दूर दूर खुले खुले होते हैं, इनमें रहने वालों का जो स्थान होता है वो अधिक होता है, यानी घर बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, गांव वाले इलाके समझिए आप इसको। और ये बस्तियां होती हैं वो साफ साफ होती हैं क्योंकि इधर पानी का निकासी की जो सुविधाएं होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मलिन बस्ती। मलिन बस्ती बिल्कुल इसके विपरीत हो जाएगी। मलिन बस्ती से अभिप्राय एक घने बसे आवासीय क्षेत्र से है जहां पर अस्वच्छता का घर होता है, यानी जहां पर साफ सफाई नहीं होती, घनी बसी इलाका जो होता है वो मलिन बस्ती कहलाता है। देखिए 3 विशेषता मैंने आपको 3 पॉइंटों के माध्यम से समझा दी है, आप इसको बता देना कि पहली विशेषता क्या है कि इस बस्तियों में समाज के कमजोर वर्ग रहते हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि इसमें सामाजिक विघटन की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, यानी अलग अलग प्रकार के समाज यहाँ पाए जाते हैं और उसको लेकर के झगड़े वगैरह भी होते रहते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है इसका कि इन बस्तियों में सफाई तथा पीने आदि की जो व्यवस्था होती है वो ठीक नहीं होती है गाइज। सो गाइज ये आपका था अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपका ये चैप्टर भी पूरा फिनिश हो गया है। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा भेजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का जो है लाभ मिल सके। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, जय हिंद।